हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जलील अहमद है, बीबीए थर्ड सेमेस्टर, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर हेमनखान कैंपस। जो आज का हमारा जो प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 11। जो चैप्टर नंबर 11 है उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि पे सैलरी के उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह काम करता है, कि पे स्ट्रक्चर एंड इस्टेब्लिशिंग पे स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट काइंड कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन के कौन से ऐसे डिसीजन होते हैं, किस टाइप के ऐसे डिसीजन होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन पे स्ट्रक्चर के अंदर। डिसीजंस जो डिसीजन है अबाउट पे, जो पे के ऊपर डिसीजन है वो जॉब स्ट्रक्चर जो फर्स्ट है। जॉब स्ट्रक्चर क्या है? जॉब स्ट्रक्चर के अंदर ये है कि द रिलेटिव पे फॉर डिफरेंट जॉब्स विद इन द प्रोग्राम, के जो जॉब्स है उसके अंदर जो पे हो रही है वो एक रिलेटिव होगी, कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैलरी देंगे उसके काम के मुताबिक। एंड सेकंड इज़ द पे लेवल। तो पे लेवल द एवरेज अमाउंट, जो एवरेज अमाउंट है हम उसको बाशमूल इंक्लूडिंग द वेजेस, अजरात हो गए एंड पेमेंट होगी, सैलरी होगी, बोनसेस होगी, इन सबको मिलाकर जो एवरेज अमाउंट होगी द ऑर्गेनाइजेशन पेज फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, के पर्टिकुलर जॉब के ऊपर वो जो है ऑर्गेनाइजेशन वो पे करेगी। एंड द थर्ड वन इज द पे स्ट्रक्चर। पे स्ट्रक्चर क्या है? पे स्ट्रक्चर द पे पॉलिसी, जो पे पॉलिसी रिजल्टिंग होती है, रिजल्टिंग फ्रॉम जॉब स्ट्रक्चर एंड पे लेवल डिसीजन, जो पे लेवल डिसीजन होते हैं एंड द जॉब स्ट्रक्चर जो होते हैं उसके ऊपर जो ये पे स्ट्रक्चर बना जाता है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि हमने समराइज करना है, समराइज लीगल रिक्वायरमेंट्स, के लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है फॉर द पॉलिसीज, पे पॉलिसीज के पे पॉलिसी के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर पे, द लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर पे गवर्नमेंट रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन हैं अफेक्ट्स पे स्ट्रक्चर इन द एरियाज ऑफ इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर अफेक्ट करता है। मिनिमम वेजेस एंड पे फॉर ओवर टाइम, जो मिनिमम वेजेस कम से कम अजरत, एंड जो ओवर टाइम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है लोग ओवर टाइम लेते हैं तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। एंड जो प्रीविलिंग वेजेस फॉर फेडरल कंट्रैक्टर्स, all of an organization decision about pay should be completely with the applicable law, के अंडर द एप्लीकेबल लॉ, कि हमने कोई भी काम हो वो अंडर के लॉ के अंदर होता है। उसके अंदर जो कुछ है कि हम इस तरह एक्सप्लेनेशन कर हम जाएंगे तो उसके अंदर आता है कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं। मिनिमम वेजेस, कम से कम अजरात, ओवर टाइम पे होते हैं उसके अंदर, एंड प्रीविलिंग वेजेस। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है? इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये है कि एम्प्लॉयर्स मस्ट नॉट फेस डिफरेंसेस इन पे एंड एम्प्लॉयज एज, सेक्स, रेस और अदर प्रोटेक्टेड स्टेटस, के हम किसी भी एम्प्लॉयज़ है, कोई भी एम्प्लॉयज़ है उसको हम अगर कोई सैलरी दे रहे हैं तो उसकी सैलरी उसकी काम के मुताबिक होगी, उसकी सेक्स, उसकी जो एज है, उसकी जो भी है उसके ऊपर नहीं किया जाएगा, ना कि किसी और चीज़ पर। एनी डिफरेंट पे मस्ट बी टाइड टू सच सक्सेसफुल रिलेटेड कंसिडरेशन एज जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस। द गोल इज़ फॉर एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो गोल है एम्प्लॉयज़ के लिए कि जो इक्वल जो पे दी जाए, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो भी उन्होंने काम किया, जो उसकी जो पेमेंट बनती है उस पेमेंट के मुताबिक ही उसको जो है वो वर्क के मुताबिक ही उनको पेमेंट दी जाए, ना कि ज़्यादा या कम। Two employees who do the same job cannot be paid different wages because of gender, race और एज, के अगर दो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, अगर उनका काम सेम है, अगर वो काम सेम कर रहे हैं तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, एक ही लेवल पे हैं, तो इस बिना पर हम किसी एक को ज़्यादा पेमेंट नहीं दे सकते जस्ट बिकॉज ऑफ हिज, कि वो उसका मज़हब, हम उसकी एज की वजह से हम किसी को पेमेंट ज़्यादा नहीं दे सकते। बदलिया एक कंडीशन है, अगर एक कंडीशन के ऊपर हम दे सकते हैं वो है उसका वर्क, only if there is a difference in their experience, skills, seniority or a job performance or their legal reasons why their pay might be different, कि पेमेंट जो डिफरेंट
इस तरह हो सकती है कि अगर एक बंदा सीनियर्स है, वो काफ़ी सालों से काम कर रहा है और वो स्किलफुल है, उसके अंदर स्किल्स ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो इस तरह हम उसको जो है पेमेंट है उसको इजाफा दे सकते हैं, उसकी जो इजाफा हम कर सकते हैं, उसका लेवल बढ़ा सकते हैं। जो मिनिमम वेजेस, द लोएस्ट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स मे बी अंडर फेडरल और स्टेचू लॉ स्टेटेड एज द अमाउंट ऑफ पे पर आवर। तो उसके अंदर है फेयर लेबर स्टैंडर्ड, जो हम FLSA से हम उसका डेरिवेशन देते हैं कि फेडरल लॉ दैट एस्टैब्लिश मिनिमम वेजेस दैट रिक्वायर्स फॉर ओवर टाइम पे एंड चाइल्ड लेबर। तो एट द फेडरल लेवल द फ्लैश एस्टैब्लिश जो FLSA जो लॉ है वो इस्टेब्लिश है फॉर अ मिनिमम वेजेस like $7.25 per hour as of July 2009 की ये जो लॉ है। एंड FLSA also permits a lower training wage paid to workers under the age of 20 for up to 90 days age, approximately 85% of minimum wages. So overtime pay की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर the overtime rate under the FLSA is 1.5 times कि जो दूसरी पेमेंट है, अगर कोई इंसान है, अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर वो काम कर रहा है तो उसकी जो अगर वो ओवर टाइम करता है तो जो उसकी एक्चुअल जो है वो सैलरी है हम उससे उसको 1.5 टाइम्स जो है 1.5 टाइम्स ग्रेटर द एम्प्लॉय जो है वो यूजुअल आवर्ली रेट के हिसाब से हम उसको पेमेंट देंगे, सैलरी देंगे, इंक्लूडिंग एनी बोनसेस एंड प्राइस रेट पेमेंट्स, उनको इंक्लूड करते हुए। एंड एक्सेप्ट एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, आउटसाइड सेल्समैन एंड अदर एम्प्लॉयज आर नॉट कवर्ड बाय FLSA रिक्वायरमेंट फॉर ओवर टाइम पे, कि जो दो बार से जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अंदर नहीं है वो इस रूल के मुताबिक नहीं वो अमल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि चाइल्ड लेबर चिल्ड्रन एज, जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उसके अंदर की जो एज है 16 एंड 17 में नॉट बी एम्प्लॉयड इन हैज़ार्डियस ऑक्यूपेशंस डिफाइंड बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। लेकिन जो चाइल्ड्स हैं जिनकी एज 14 और 15 है, वे वर्क ओनली आउटसाइड द स्कूल आवर्स, जो टाइम किसी भी कंट्री के अंदर या US के अंदर जो स्कूल टाइम है उस स्कूल टाइमिंग के अंदर कोई भी चाइल्ड जो है वो वर्क नहीं कर सकता, उसको हम चाइल्ड लेबर में इंक्लूड नहीं कर सकते। अदरवाइज जो उस स्कूल टाइम की जो ओवर टाइम होगा उसके हम उसको जॉब दे सकते हैं। फॉर द 14 एंड 15 ईयर्स एज a child under 14 may not be employed in any work एसोसिएशन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई चाइल्ड है जिसकी एज 14 है तो उसको हम काम नहीं दे सकते विद इंटरेस्टेड कॉमर्स। एक्सेप्शंस इंक्लूड बेबी सिटर, एक्टिंग एंड डिलीवरिंग न्यूज़पेपर्स। प्रीविलिंग वेजेस टू फेडरल लॉज गवर्न पे पॉलिसीज ऑफ फेडरल कंडक्टर्स। Davis Bacon Act 1931 and the Washahi Public Contracts Act of 1936, ये दो एक्ट हैं। अंडर द लॉज, जो ये जो एक्ट है इनके अंडर जो है इन लॉज के अंदर में रहकर जो है जो फेडरल कंडक्टर्स है मस्ट पे देयर एम्प्लॉयज एट रेट एट लीस्ट इक्वल टू देयर प्रीविलेज वेजेस इन देयर। ये जो दो लॉज बनाए गए, इन दो लॉज के मुताबिक वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं हम उसको जो इक्वल सैलरी देंगे उसके मुताबिक जो जहाँ भी अगर वो काम कर रहे हैं, लाइक अगर वो किसी सिटी के अंदर किसी एम्प्लॉय को सैलरी देंगे तो वो सैलरी उसके मुताबिक होनी चाहिए कि वो उस इलाके के अंदर जो जहाँ दूसरे मुलाजमीन को, दूसरे वर्कर्स को सैलरी दी जाए कम से कम उसके मुताबिक उनको सैलरी दी जाए, ना कि उससे कम सैलरी दी जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्कस, कि हमने डिस्कस करना है कि हाउ किस तरह जो है इकोनॉमिक फोर्सेस इन्फ्लुएंस करती है डिसीशंस अबाउट पे, कि हाउ द इकोनॉमिक फोर्सेस इन्फ्लुएंस जो द ऑर्गेनाइजेशन के नॉट मेक स्पेंडिंग डिसीजन इंडिपेंडेंट ऑफ द इकोनॉमी, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई भी डिसीजन वो इंडिपेंडेंट आज़ादाना तौर पर, इकोनॉमी से आज़ादाना तौर पर नहीं ले सकती।
ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कीप कॉस्ट लो इनफ दैट दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबली। जो प्रोडक्ट है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबल होने चाहिए, येट दे मस्ट बी एबल टू अट्रैक्ट वर्कर्स इन द कॉम्पिटेटिव लेबर मार्केट। जो लेबर मार्केट है उसके अंदर वो अट्रैक्ट करे मोर वर्कर्स को। जो प्रोडक्ट मार्केट एंड लेबर मार्केट के, तो ये दो चीज़ें क्या है, जो प्रोडक्ट मार्केट है उसके अंदर हम ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट मार्केट इंक्लूड्स द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर कंपीटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। वो ऑफर करती हैं फॉर कंपीटिंग द इंक्लूड्स। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट ऑन क्वालिटी की सर्विस एंड प्राइस है। प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इंक्लूड करती है ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफरिंग होती है वो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके बाद वो क्वालिटी के ऊपर करती हैं एंड द प्राइस के ऊपर वो कम्पीट करती हैं। द कॉस्ट ऑफ लेबर इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट। उसके बाद लेबर मार्केट। लेबर मार्केट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कम्पीट टू ऑब्टेन ह्यूमन रिसोर्स। जो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कम्पीट, वो कम्पीट करती हैं कि वो ऑब्टेन कर सकें जो ह्यूमन रिसोर्स है इन लेबर मार्केट्स। कम्पीटिंग फॉर लेबर कि वो लेबर के लिए कम्पीटिंग करती है फॉर लेबर एस्टेब्लिशिंग द मिनिमम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पे टू हायर एन एम्प्लॉय फॉर अ पार्टिकुलर जॉब एंड गैदरिंग। उसके बाद गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट पे। व्हाट इज द गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट पे? सो द फर्स्ट इज द बेंच मार्किंग। कि बेंच मार्किंग ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर्स करती है, वो कंपेयर्स इट्स ओन प्रैक्टिसेस अगेंस्ट दोज जो सक्सेसफुल कम्पिटिटर्स हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो उन लोगों के साथ कम्पीट करती है और वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा वो अपने नाम बना चुकी हैं, उनके साथ कम्पीट करती है। उसके अंदर हम बी सर्विस है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री ग्रुप्स है, प्रोफेशनल ग्रुप्स है एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि डिस्क्राइब करना है कि डिस्क्राइब हाउ एम्प्लॉयज इवेल्युएट, कि वो इवेल्युएट करते हैं द फेयरनेस ऑफ अ पे स्ट्रक्चर, के पे स्ट्रक्चर को किस तरह इवेल्युएट कर सकते हैं। तो उसके अंदर हम ये है कि इट इज़ इन डेवलपिंग अ पे स्ट्रक्चर। जब हम पे स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे होते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड द एम्प्लॉयज ऑप्शंस, एम्प्लॉयज ओपिनियंस अबाउट फेयरनेस। कोई भी हम डिसीजन कर लेते हैं तो हमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको हमने अपने उनके ओपिनियंस को मद्देनजर रखते हुए वो भी डिसीजन करने हैं। आफ्टर ऑल वन ऑफ द पर्पज इज ऑफ पे इज मोटिवेट एम्प्लॉयज़, कि जो पे है, जो सैलरी हम देते हैं, इसका एक खास मकसद ये भी होता है कि हमने जो एम्प्लॉयज़ उसके अंदर हमने मोटिवेट करना है एंड दे विल नॉट बी मोटिवेटेड बाय पे इफ दे थिंक इज इट अनफेयर। अगर ये अनफेयर होगा तो वो मोटिवेट नहीं होंगे। So the question number 5 is explain how organization design pay structure and related to job। कि किस तरह जो ऑर्गेनाइजेशन है कि वो डिज़ाइन करती है पे स्ट्रक्चर को एंड रिलेटेड टू जॉब्स, कि वो जॉब्स के लिए। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है फॉर मेजरिंग द रेलिवेंट इंटरनल वर्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जॉब। तो कॉम्पेंसेबल फैक्टर्स के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी जॉब की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की, जो वैल्यूज़ की एंड चूज़ टू पे फॉर। इसके लिए जो एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, कॉम्प्लेक्सिटी है, वर्किंग कंडीशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सारी की सारी उसके अंदर कॉम्पेंसेबल फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। सो उसके अंदर जॉब स्ट्रक्चर, डिफाइनिंग की जॉब्स। जो की जॉब्स हैं वो इस तरह है कि जॉब्स that have relative stable content that are common among many organizations. Organization can make the process of creating the job structure and pay structure more practical by defining the jobs। जो की डिफाइनिंग जॉब्स के अंदर हमें प्रैक्टिकल होने पे, प्रैक्टिकल वर्क के साथ हमने चलना पड़ना है। रिसर्च फॉर क्रिएटिंग द पे स्ट्रक्चर इज लिमिटेड, जो लिमिटेड होता है टू की जॉब्स दैट इज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। पे स्ट्रक्चर के अंदर इज एट ऑल टुगेदर, सबसे पहले आता है कि जॉब इवेल्यूशन में कोई भी जॉब है हमने इसकी जॉब इवेल्यूएट करना है, उसके बाद हमने जॉब का स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद डिफाइन करना है उसकी जो की जॉब्स हैं एंड पे सर्वे करना है और पॉलिसी लाइन देनी है, पे स्ट्रक्चर देना है
and moreover pay grades and pay rates. एंड डिस्क्राइब द अल्टरनेटिव्स, जो जॉब बेस्ड पे है उसका अल्टरनेटिव ये हमें पता होना चाहिए। तो अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव द जॉब बेस्ड पे जो एक डिलेइंग है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन जॉब स्ट्रक्चर, जो नंबर ऑफ लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जॉब स्ट्रक्चर है उसके हम रिड्यूस करना है। एंड मोर असाइनमेंट्स आर कंबाइंड इनटू अ सिंगल लेयर एंड दीज बोर्ड ग्रुपिंग आर कॉल्ड ब्रांड बैंड्स, इसको हम ब्रांड बैंड्स कहते हैं। उसके बाद है समराइज, ये समराइज करना है हाउ टू इंश्योर द पे इज एक्चुअली इन लाइन विद द पे स्ट्रक्चर। जो पे स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी बनाती है उसको रिप्रेजेंट करता है। हाउएवर व्हाट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली डज मे बी डिफरेंट। उसके बाद है तो कंपेयर रेशियो CR जो है वो रेशियो एवरेज होते हैं जो पे टू मिड पॉइंट ऑफ द पे रेंज। If the average equal to midpoint, CR is 1. If CR is then equal and greater than 1, the average is below the midpoint. If less than 1, then the average is above the midpoint if the average is 1. So discuss, the next question is discuss the issues related to paying employees, serving in the military and paying excitements. The current issues in pay, जो current issues जो payment के दौरान आते हैं वो क्या है? So the pay during military, the how should companies handle employees who were called for active duty in the military for extended time periods. So this is the so this is my presentation. I hope you like it and thank you everyone. Allah Hafiz.